कृषि दर्शन के देखैया जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया भरे झोंका हो, जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, खेती किसानी के बूता हमन नानपन ले करत हन और बहुत से संगवारी मन ह तो सियान हो गए खेती किसानी के बूता करत करत। वो मन जानथे कि परंपरा के रूप से पहली खेती करे और किस्म किस्म के साग भाजी लगावे। आप मन देखत हो मैं खड़े होते मेर आप मतलब तरोई के नार दिखत होही और तरोई मतलब हमार पितर पाक जब आथे तब तरोई के बड़ा महत्व होथे। हमार पितर मन ला तरोई के भूंजे साग ला फूम देथन और कामना करथन कि हमार परिवार ह बढ़िया रहे। संगवारी हो, ये सब परंपरा के बात आए, लेकिन कहीं न कहीं साग भाजी के खेती यदि करथन तो हमार आर्थिक स्रोत ला बढ़ाए बर तको आजकल नवा नवा विधि आगे हवे, जेला हमन कथन वैज्ञानिक विधि। और वैज्ञानिक विधि से खेती करके आप मन व्यावसायिक रूप अपना सकत हो, एक रोजगार बना सकत हो अपन खेती किसानी के बूता ला। परंपरा से थोड़ा सा हटे ला पड़ी, जैसे वैज्ञानिक मन बताही वैसने आप मन ला करे पड़ी। तो संगवारी हो, आप मन जब देखत हो मोर पाछू में पूरा आजू बाजू तरोई के नार आप मन दिखत है, ये हाईब्रिड तरोई हरे। और हाईब्रिड तरोई के व्यावसायिक खेती यानी संकर किस्म तरोई के व्यावसायिक खेती और एकर बीज उत्पादन के कतेक महत्व है, खेती कैसे करे जाए, आज हमन यही विषय में चर्चा करबो, आप मन ला जानकारी देवाबो। और संगवारी हो, जब तक मैं विशेषज्ञ ले बुलावा ओकर से गोड़ बात कराओ, तब तक आप मन करो ये काम, देखो संदेश। प्रशिक्षण के माध्यम से हम इन महिलाओं को मशरूम की खेती सिखाने के बाद वो अपनी आय को बढ़ा सकती हैं। आज महिलाएं जो है, ग्रामीण महिलाएं जो है, पूर्णतः मजदूरी पे डिपेंड है, उनके पास आय का एक्स्ट्रा साधन नहीं है। तो हम उनको ये खेती सिखाने के बाद वो अपने घर में जाके ये मशरूम की खेती कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। मशरूम जो है एक कवक होता है और उसमें हाई प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन भरा होता है, जो हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों के रोकथाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसमें विभिन्न जैसे हाई बीपी है, मधुमेह है, कैंसर रोग है, ये मशरूम लेने से इस तरह की बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। मशरूम हमारे यहाँ जैसे कि सिर्फ साल में 2 महीने ही होता है बारिश के समय में, लेकिन हम लोग इसको वैज्ञानिक तरीके से पूरे 12 महीने उगाकर साल भर हम लोग मशरूम को खा सकते हैं और सारा प्रोडक्ट, इसका बाई प्रोडक्ट जैसे अचार, पापड़, बिजौरी, ये सब बनाकर भी हम लोग खा सकते हैं। संगवारी हो, अब हम चर्चा करन कि चिकनी या तरोई है या धारीदार तरोई है, कद्दू वर्गी जो साग है ओकर कतेक महत्व है। जहाँ छत्तीसगढ़ के हम बात करन, यहाँ के जलवायु के हिसाब से बात करन तो एकर औषधि गुण भी बताए जाते तरोई के, और का औषधि गुण है, का एकर महत्व है, खेती करे की संभावना हमार छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक रूप से हावे कि नहीं है, ये सब बात ला हमार आज के विशेषज्ञ श्री मनोज कुमार साहू, कृषि वैज्ञानिक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के हरे। अब आओ का कहा थे संगवारी हो देखन। किसान भाइयों, तोरई चूँकि कद्दू वर्गीय सब्जियों में तोरई का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये सब्जियां जो है बहुत ही पौष्टिक है और ख़ासकर इसमें लो कैलोरी और जो संतृप्त वसा है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम पाया जाता है, इसलिए जो हार्ट पेशेंट है उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ जो है जिन नागरिक को या जिनको जो है वो पथरी का रोग हो जाता है उसके इलाज के लिए भी ये आवश्यक है। इसके अलावा जो है इसमें जो खासकर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो पितृपक्ष है वहाँ पे तोरई का बहुत ही उपयोग किया जाता है और काफ़ी मात्रा में जो है बरसात में लगाया जाता है। यह है इसका जो है महत्व। अब अपन देखते हैं, चूँकि बीज उत्पादन, तो बीज उत्पादन का अहम महत्व है, क्योंकि किसान भाई जनरली इसका बीज पैदा नहीं करते हैं। तो इसके बीज उत्पादन के बारे में हम बहुत जानकारी देंगे आपको, क्योंकि तोरई का जो हाइब्रिड बीज है वो बहुत महंगा आता है, लगभग 6,000 रुपये किलो। तो किसान भाइयों, इसको हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे प्रक्षेत्र में लगाए हैं और किसान भाई भी यहाँ पे आकर इसको सीख सकते हैं और उत्पादन लेके अपना पैसा बचा सकते हैं। इस तरह से इसका जो काफ़ी महत्व है। अब चलते हैं किसान भाइयों कि इसका जलवायु कैसे है। तो इसके लिए चूँकि जो तोरई है कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए आर्द्र और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जो है इसको बरसात
बरसात, गर्मी और ठंड तीनों मौसम में उगा सकते हैं, लेकिन जो मुख्य फसल है वो बरसात और गर्मी में ही उगाते हैं। जो ठंड की फसल है उसमें सिर्फ बीज उत्पादन के लिए उगाया जाता है। तो इसका जो बढ़वार के समय जो है आर्द्र होना चाहिए वातावरण में, और फल फूलने के समय जो है शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। वैसे तो बीज उत्पादन के लिए जो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है उपयुक्त रहती है। अब किसान भाइयों, इसके लिए जो ज़मीन की तैयारी है, कौन सी भूमि उगाना उपयुक्त है, इसके लिए जो है तो ज़मीन की तैयारी और भूमि का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। वैसे तो तोरई को हम सभी प्रकार की भूमि उगा सकते हैं, लेकिन इसके बलुई दोमट भूमि जो है बहुत ही अच्छी होती है। और साथ साथ जो किसान भाई नदी के किनारे इनका ज़मीन है, कछारी ज़मीन, वो बहुत ही उपयुक्त है। इसका जो सॉइल का जो अम्लीय और क्षारीयता जो मान है वो 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। ये उपयुक्त है इसके लिए। अब किसान भाइयों, अपन ज़मीन की तैयारी की बात करें तो ज़मीन को तैयारी करने सबसे पहले जो है खेत को आप 2 जुताई, गहरी जुताई कर लें कल्टीवेटर से। उसके बाद जो है बढ़िया पाटा चला लें और ज़मीन को समतल कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो खेत के जो अंतिम जुताई के समय आपको गोबर की खाद को 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर उसमें अंतिम जुताई के समय मिला देना चाहिए, और मिलाने के बाद जो है इसमें अच्छी तरह से पाटा चला देना है। इस तरह से पूरे खेत को जो है भुरभुरी और घास रहित कचरा वचरा को सबको निकाल के साफ कर लेना चाहिए। संगवारियों, अब बात आते खेत के तैयारी हो गए, अब बीज लगाना है, नर्सरी लगाना है। बीजा ला कैसे लगाना है, नर्सरी कैसे लगाना है, कतका दूरिया में लगाना है, बीज के बुआई के विधि का है, प्रमाणिक बीज है कि नहीं है, ये सब बात ला पता ही विधि ला लगाए के आवो देखन का कहा थे। किसान भाइयों, तोरई को लगाने का 2 तरीका होता है। एक तो होता है यदि जिन किसान के भाइयों के पास जो है ड्रिप की सुविधा है तो पूरे खेत में आप पहले मेड़ बना लें। ये मेड़ की जो दूरी है वो 3-3 फीट की दूरी में रीज बोलते हैं उसको, रीज बना लो। रीज बनाने के बाद जो है पूरे जितने 1 एकड़ में जैसे खेत है 1 हेक्टेयर है तो पूरे मेड़ बना लिए 3-3 फीट की दूरी पे। उसके बाद आपको मल्चिंग जो 25 माइक्रोन का जो पॉलीथीन सीट है, मल्चिंग है, उसको लगाते हैं। लगाने के बाद जो है उसको जो हर मतलब 1 मीटर की दूरी में उसको छेद करते हैं पाइप की सहायता से, और ड्रिप लाइन बिछाकर उसमें अपन जो है बीज को बुआई करते हैं। लेकिन इसके पहले ये तो तैयारी हो गई ज़मीन का, लेकिन आपको नर्सरी जो है उसको पॉली हाउस में या फिर शेड नेट में अलग से डालना पड़ता है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो प्रो ट्रे है, रूट ट्रेनर बोलते हैं, उसमें 3:2:1 के भाग में गोबर खाद, कोकोपीट और वर्मिकुलेट परलाइट इसको मिक्स करते हैं। मिक्सचर करने के बाद उसको ट्रे में डालते हैं। डालने के बाद बीज को फफूंदनाशक दवाई जैसे कार्बेंडाजिम है या रोडोमिल है उसको 2 ग्राम पर किलोग्राम बीज की दर से उपचार करते हैं। उपचार करने के बाद उसको प्रो ट्रे में 1 या 2 बीज डालते हैं। चूँकि किसान भाई ये भी ध्यान दें, चूँकि तोरई का जो बीज है वो थोड़ा ठोस होता है, कठोर होता है। यदि रात भर उसको गुनगुने पानी में भिगो कर रख दें और सवेरे उसको जो है बीज उपचार करके उसको आप सीधा ट्रे में लगाएंगे, आप देखेंगे कि लगभग 3 से 4 दिन में जो है पूरा जो उसका अंकुरण आ जाएगा। और तो उसको जो है आप बढ़िया पानी देते रहें। इस प्रकार से पूरा अंकुरण आने के बाद आपको समय समय पर सिंचाई करते रहना है। ये लगभग जो है 15 से 20 दिन बाद जो है आपका पौधा लगाने लायक हो जाता है। तब किसान भाइयों, जो आप ज़मीन तैयार की हो, जहाँ पे होल की हो, वहाँ पे आपको छेद बनाए हो, वहाँ पे आप गोबर खाद, DAP और पोटास की मात्रा डाल के उस पौधा को लगाना चाहिए। बेरा हो गया संगवारी हो एक ठन विराम के। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा
या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं।
नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती है। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। संगवारी हो बेरा हो गए मनोरंजन के, तो सुनन देखन ये गीत। गोरी का
खावे सुना कौला जुठारी देवे कौला जुठारी देवे कोन सुमन खावे सुना कौला जुठारी देवे कौला जुठारी देवे मेला भैया में गिरा बेरे फिर हो नदिया मां बाबू मोचान कोई कही लो ए सुना मा गिरा बेरे मोर बाबू मोर भान कही लो ए बागो मोर दान करी कहिलो रे ओ नदिया मां बागो मोर दान करी कहिलो ए बागो मोर दान करी कहिलो रे ए नदिया मां बागो मोर दान करी कहिलो बागो मोर दान करी कहिलो रे फिर नदिया मां बागो मोर दान करी कहिलो ए बागो मोर दान करी कहिलो रे मोर नदिया मां बागो मोर दान करी कहिलो पकाला खावे सुना केदरा जुठारी देवे केदरा जुठारी देवे पकाला खावे सुना केदरा जुठारी देवे केदरा जुठारी देवे पकाला खावे सुना केदरा जुठारी देवे केदरा जुठारी देवे पकाला खावे सुना केदरा जुठारी देवे केदरा जुठारी देवे पकाला खावे सुना केदरा जुठारी देवे केदरा जुठारी देवे पकाला खावे सुना केदरा जुठारी देवे केदरा जुठारी देवे पकाला खावे सुना केदरा जुठारी देवे केदरा जुठारी देवे पकाला खावे सुना केदरा जुठारी देवे केदरा जुठारी देवे ककला भुया में गिरा बेरे फिर नदिया मां बागो मोर दान करी कहिलो ए ककला भुया में गिरा बेरे मोर नदिया मां बागो मोर दान करी कहिलो अवैया बेरा कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप में इनकसन गोड बात करे बर फेर आहूँ। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।